दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। ये तुर्की भी एक अजीब देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोसाद के एजेंट तुर्की के अंदर ही पकड़े गए और अब तो ऐसी खबर आ रही है कि तुर्की की पुलिस में भी मोसाद का एजेंट मौजूद है और पकड़ा भी गया है। तुर्की के अंदर सबसे ज़्यादा फ़िलिस्तीन के जो संगठन है उनके मुखिया रहते हैं, फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोसाद के एजेंट भी तुर्की के अंदर ही पकड़े जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बातें कही हैं अपने देश के लोगों से। मोदी जी की उन बातों को भी ज़रा ध्यान से सुनना और उसके बाद कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब को लेकर 2-3 दिन से ये खबर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर चली कि सऊदी अरब ने शराब पर लगे 73 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। सऊदी अरब के अंदर तकरीबन 600 जगहों पर 2026 तक शराब मिलना शुरू हो जाएगी। सऊदी में जिन 600 जगहों पर शराब मिलेगी उसमें पहले नंबर पर 5 स्टार होटल आते हैं। अब सऊदी अरब के अंदर जो होटल्स होते हैं वो ज़्यादातर 5 स्टार ही हैं। तो इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि अब कोने कोने में सऊदी अरब के अंदर शराब पीने की इजाज़त होगी, क्योंकि 5 स्टार होटल तो पूरे सऊदी अरब के अंदर हर जगहों पर हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर भी सऊदी अरब में शराब पीने की इजाज़त दे दी जाएगी 2026 में। सऊदी अरब के रेगिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, वहाँ पर भी शराब पीने की इजाज़त दे दी जाएगी। पूरी दुनिया में यह खबर पिछले 3 दिन से चल रही है। जब बहुत ज़्यादा यह खबर पूरी दुनिया के अंदर फैली, सऊदी अरब तक ये बात पहुँच गई। सऊदी अरब की तरफ से अब इस मामले पर सफाई दी गई है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं हटाया गया है और ना ही सऊदी अरब के अंदर शराब पीने की इजाज़त दी गई है। शराब पर जो प्रतिबंध सऊदी अरब के अंदर लगा हुआ था वो लगा रहेगा। ये जो खबरें चल रही हैं ये पूरी तरीके से गलत हैं। ये खबर सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं चली बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया पर यह खबर दिखा दी गई कि सऊदी अरब के अंदर 2024 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इसी के चलते हुए सऊदी अरब अभी से उसकी तैयारियां कर रहा है, क्योंकि टूरिस्ट अभी से सऊदी अरब के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए शराब से प्रतिबंध हटाया गया है। लेकिन अधिकारियों ने सऊदी अरब के साफ इनकार कर दिया है कि प्रतिबंध लगा हुआ है, ना तो यहाँ पर शराब की बिक्री होगी और ना ही शराब पीने की इजाज़त दी गई है। फिलहाल ये खबर पूरी तरीके से गलत है। अब बात तुर्की की कर लेते हैं। तुर्की इजराइल के साथ कितना मिला हुआ है, अंदर अंदर क्या खुला हुआ ही है, क्योंकि कारोबार इजराइल के साथ लगातार तुर्की करता रहता है। भले ही जुमलेबाजी कितनी भी करते हैं और रजब तैयब एर्दोगान, लेकिन इजराइल के खिलाफ एक्शन कोई नहीं लेते हैं। फिलिस्तीन के लोग भी, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो ज़्यादातर तुर्की के अंदर ही रहते हैं। तुर्की में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी काफ़ी एक्टिव रहती है। बहुत सारे तुर्की के लोग मोसाद के लिए काम करते हुए पकड़े गए हैं। अब तुर्की की एक मीडिया हाउस ने दावा किया है कि तुर्की अधिकारियों ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी की पहचान मोसाद के एक्टिव जासूसी नेटवर्क के नेता के रूप में की है। तुर्की के अंदर इस वक्त मोसाद का जो एक्टिव जासूसी नेटवर्क है उसका नेता है तुर्की पुलिस का एक पूर्व अधिकारी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की जो बातें करता है बड़ी बड़ी, उसके खुद के अपने लोग ही मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। और तुर्की का ये पुलिस वाला जो मोसाद का नेटवर्क चलाता है उसने कई सारे फिलिस्तीनियों को तुर्की के अंदर निशाना भी बनाया। इस खबर के सामने आने के बाद जो रजब तैयब एर्दोगान के विरोधी हैं वो रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर हमलावर हो गए कि आप तो फिलिस्तीनियों को अपने ही देश के अंदर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं फिलिस्तीनियों के सुरक्षा की। बिल्कुल सवाल उठना जायज है, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान बड़बोली बातें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन तुर्की के अंदर ही न जाने कितने सारे मोसाद के एक्टिव एजेंट पकड़े जाते हैं। फिलहाल तुर्की पुलिस का पूर्व अधिकारी जो मोसाद का एजेंट था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजकर उम्र कैद की सजा की मांग की जा रही है। तो मोसाद जो है वो इसीलिए ताकतवर है क्योंकि वो अपने पैसे के दम पर बड़े बड़े देशों के अंदर घुसकर उनके अधिकारियों के बीच सेंध लगाकर मिशन को अंजाम दिलवाती है। पैसे के लालच में आकर लोग बिक जाते हैं। तो ये पैसा ऐसी चीज है जिसके लालच में आकर लोग अपने ही देश से गद्दारी करने लगते हैं। अब ये खबर आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, तमाम मीडिया वेबसाइट पर यह खबर है
सीआरपीएफ का एक जवान भारत का पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। एनआईए ने उसको पकड़ लिया। नाम है मोतीराम जाट। 2023 से मोतीराम जाट पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए जासूसी कर रहा था। एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया। तो ऐसे भी जासूस हमारे देश के अंदर भी पकड़े जाते हैं। वो एक यूट्यूबर, आपको मालूम ही होगा, जो पकड़ी गई है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप है और आए दिन कई सारे लोग ऐसे पकड़े गए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। आइए अब बात कर लेते हैं लड़ाकू विमान राफेल की। हाल ही में आपने राफेल का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे। भारत ने फ्रांस से जो राफेल विमान खरीदे उसकी काफी चर्चाएं हुई, काफी तारीफें भी हुई कि बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से यह बना हुआ है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। भारत ने फ्रांस से डील की। फ्रांस की जिस कंपनी ने राफेल को बनाया है वो भारत को सोर्स कोड देने से मना कर रही है। यह सोर्स कोड क्या होता है? दरअसल लड़ाकू विमानों में बहुत सारी मिसाइलें लगाई जाती हैं, हथियार लगाए जाते हैं। लड़ाकू विमान उनको लेकर ऊपर उड़ते हैं और कहीं पर भी मिसाइल या कोई और हथियार गिराकर वापस आ जाते हैं। दुश्मन को टारगेट हवा में ही कर देते हैं लड़ाकू विमान। तो फ्रांस की जिस कंपनी ने राफेल विमान बनाया है उसने जो मिसाइलें इसमें फिट की हैं, उन मिसाइलों के अलावा किसी दूसरी मिसाइल को फिट करने के लिए एक सोर्स कोड की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर फ्रांस ने जो हमें राफेल विमान दिया है उसमें इस वक्त जो मिसाइल लग रही है, उसके अलावा अगर भारत अपने देश में बनी हुई कोई और मिसाइल लगाना चाहे तो सोर्स कोड अगर भारत को मालूम होगा तभी लगा सकता है। बिना सोर्स कोड के भारत कोई दूसरी मिसाइल राफेल विमान में नहीं लगा सकता। लेकिन फ्रांस भारत को सोर्स कोड नहीं दे रहा है। राफेल विमान बनाने वाली कंपनी सिर्फ अपनी ही मिसाइलों को उसमें इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही है। भारत अपनी मिसाइलें, अपने देश के अंदर बनी हुई मिसाइलों को इस्तेमाल करना चाह रहा है राफेल में, लेकिन सोर्स कोड भारत को नहीं दिया जा रहा है। तो इससे जो और डील हुई है राफेल विमान की, शायद उस डील को भारत अब कैंसिल कर देगा, क्योंकि फ्रांस सोर्स कोड नहीं दे रहा है। भारत चाह रहा है कि हम उन मिसाइलों के अलावा हम अपने देश के अंदर भी बहुत सारी मिसाइलें बनाते हैं, उनको इस्तेमाल करें राफेल में लगाकर, लेकिन बिना सोर्स कोड के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि अब पुराने दोस्त रूस से ही लड़ाकू विमानों की डील की जाए। रूस का जो Su-57 लड़ाकू विमान है, भारत उसको खरीद सकता है। अब राफेल विमान की डील जो फ्रांस से चल रही थी, शायद भारत उसको अब खत्म कर दे, क्योंकि सोर्स कोड नहीं दे रहा है फ्रांस शायद सोर्स कोड इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इससे फ्रांस को घाटा हो जाएगा। फ्रांस सोच रहा है कि हमने इनको लड़ाकू विमान दिए हैं, मिसाइलें भी इनको हम ही दें, इससे फ्रांस का फायदा होगा। लेकिन भारत कह रहा है कि हम अपने देश के अंदर बनी हुई मिसाइलें का भी इस्तेमाल करेंगे उसमें लगाकर, इसलिए हमें सोर्स कोड दिया जाए। तो यहां पर डील शायद ये रद्द हो सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। आज भी उनका एक भाषण आया और उस भाषण में उन्होंने अपने देश के लोगों से कहा कि ज्यादातर कोशिश करें कि वो अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करें, दूसरे देशों से आई हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लोगों से अपने ही देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और चाइना का नाम लिए बिना कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य बल के भरोसे नहीं, बल्कि इसमें जन बल की भी भागीदारी होना जरूरी है। यानी सिर्फ सेना की भागीदारी जरूरी नहीं है, आप लोग भी, जनता जो है, उनकी भी भागीदारी जरूरी है। वो कैसे जरूरी है, सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब हम कोई विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलानी होगी कि विदेशी सामानों से कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, कोई भी विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आते हैं। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली पर रंग की पिचकारी भी विदेशों से आ रही है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का इशारा सीधे सीधे चाइना के ऊपर है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर बहुत सारे बिकते हैं। बहुत सारी मूर्तियां भी चाइना से आती हैं, पिचकारी, गुलाल और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चाइना से आकर हमारे देश के अंदर हर त्योहार में धड़ल्ले से बिकती हैं। त्योहार में ही क्या, वैसे भी मार्केट में ज्यादातर चाइनीज चीजें हमारे देश के अंदर मिल रही हैं। मोदी जी ने कहा है कि अब इसका इस्तेमाल आप लोग ना करें, व्यापारियों से शपथ दिलवाएं गांव गांव में कि इसको ना बेचें और ना खरीदें। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की यह बात थोड़ा सा गले से नीचे उतर नहीं रही है।
अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये बात कह रहे हैं कि ना बेचो ना खरीदो, तो भाई जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो खुद डायरेक्ट चाइना जाकर तो माल खरीद नहीं रहा है। सरकार इजाजत दे रही है तभी तो चाइना से या किसी और देश से माल हमारे देश के अंदर आ रहा है। मोदी जी चाहे तो एक सिग्नेचर करें और सारा माल आना बंद, फिर आराम से वोकल फॉर लोकल पर निर्भर हो जाएंगे। देशवासी भारत के अंदर बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश का नागरिक होने के नाते आप सभी को एक काम करना है, घरों में जाकर लिस्ट बनाएं कि आपके घर में सुबह से शाम तक कितने विदेशी चीजों का इस्तेमाल होता है। घरों में हेयर पिन, टूथपिक तक विदेशी घुस गई है। मोदी जी ने कहा कि देश को बचाना है, बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी है। यानी सीधे सीधे मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इस्तेमाल करो अपने देश का करो। तो मोदी जी एक सिग्नेचर कर दो, आप तुरंत अभी के अभी बैन लगा दो कि चाइना से एक भी चीज हमारे देश के अंदर नहीं आएगी। जब कोई सामान आएगा ही नहीं तो व्यापारी कहां से बेचेगा और लोग कैसे खरीदेंगे। इसीलिए मुझे मोदी जी की ये बात को समझ में आ नहीं रही है कि मोदी जी लोगों से शपथ दिलवाने की बात कर रहे हैं कि आप विदेशी सामान का इस्तेमाल मत करो। यार, हमारे घर में डायरेक्ट तो चाइना नहीं फेंक रहा है कोई चीज, आ तो सरकार के थ्रू ही रही है, तो सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे हमारे देश के कई सारे राज्यों में कुछ नेता नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं कि भाई देश के युवाओं नशे से दूर रहो, शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ। लेकिन उसी राज्य के अंदर शराब भी बिक रही है और गुटखा भी बिक रहा है। कंपनियां धड़ल्ले के साथ शराब भी बना रही हैं और गुटखा पानी भी बना रही हैं। तो भाई साहब, पहले कंपनियों को ही बंद कर दो। जब आएगा ही नहीं गुटखा शराब तो लोग खाएंगे कहां से। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के तौर पर बातें की जाती हैं। जड़ को नहीं काटा जाएगा बल्कि ऊपर ऊपर टहनियों को काटने की कोशिश की जाती है। अरे जो जड़ है पहले उसको ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन बांस खड़ा रहता है, पेड़ भी रहता है और लोग बांसुरी बजाने में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की इन बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।